Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you SST, history portion of SST book for class 7th and chapter 3 दिल्ली सल्तनत जो कि चल रहा है हमारा. इन दिल्ली सल्तनत पीरियड में हम लोग 5 डायनेस्टीज डिस्क्राइब कर रहे हैं. 5 डायनेस्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. In which we have discussed about the slave dynasty, which was founded by the Qutbuddin Aibak, and second dynasty was Khilji dynasty. Khilji dynasty was founded by the Jalaluddin Khilji, and third the Tughlaq dynasty. This dynasty founded by Ghiyasuddin Tughlaq. इस dynasty को जो found किया था वो किया था Ghiyasuddin Tughlaq ने. Ghiyasuddin Tughlaq. The question is, who was founder of Tughlaq dynasty? Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq के बाद में जो सेकंड रूलर जो बना तुगलक डायनेस्टी का या सेकंड एम्पायर जो बना वो था मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक. इनका जो सेकंड नेम था, इनको जूना नाम से भी जाना जाता था, जूना खान. इनको जूना खान के नाम से भी जाना जाता था. तो जूना खान जो थे बेटे थे किसके? गियासुद्दीन तुगलक के. हमने पढ़ा भी है कि उनके जो सन का नाम था वो था जूना खान, और जूना खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे. लेट्स वी स्टार्ट पेज नंबर 40. मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर एंड ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. ये एक अच्छे सुल्तान रहे हैं, एक अच्छा किंग रहा था, और ये आर्ट और आर्किटेक्चर, कला के और लर्निंग यानी कि साहित्य की ग्रेट पैटर्न रहा, संरक्षक रहा था. He had knowledge about various fields such as the astronomy, poetry, philosophy, mathematics. इनको हर एक फील्ड की अच्छी नॉलेज थी, मैथमेटिक्स की भी, फिलोसफी की भी. He was a very powerful ruler and did not discriminate between people on the basis of religion. ये एक पावरफुल रूलर थे, बट इन्होंने कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था. बट ही हैड सम रिफॉर्म्स इन हिज किंगडम. लेकिन इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने किंगडम में कुछ रिफॉर्म्स किए थे. ये रिफॉर्म्स थे पहले टैक्स इंक्रीज इन दोआब. तो ये जो रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स कुछ फेवरेबल हुए, वाइल सम अदर प्रूव टू बी डिजास्टर्स. और जबकि कुछ रिफॉर्म्स जो हुए थे वो डिजास्टर्स प्रूफ हुए, यानी कि वो उनका जो उन सुधार से इसको फ़ायदा ना होकर के क्या हुआ, नुकसान हुआ. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ देम. चलो, इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सुधार किए थे, रिफॉर्म्स जो किए थे, उनके बारे में हम बात करते हैं. उलेमास और द स्कॉलर्स पॉजेसिंग नॉलेज ऑफ द मुस्लिम लॉज. कि वो उलेमास जिनको स्कॉलर कहते हैं, विद्वान जो होते हैं, पॉजिंग नॉलेज ऑफ द मुस्लिम लॉज, जिनको मुस्लिम लॉज की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. अर्लियर हैड इन्फ्लुएंस ओवर द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंजॉय मैनी प्रिविलेज. तो पहले के टाइम पर ये प्रिविलेज, इनको काफ़ी प्रिविलेज मिला हुआ था, इनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, और ये सोसाइटी पर अपना इन्फ्लुएंस रखते थे, अपना असर रखते थे समाज पर. यानी कि जो समाज के लोग होते थे वो इनसे इस्लाम के बारे में नॉलेज लेते थे, और हर काम इनसे पूछ के किया जाता था, भाई क्या सही है क्या गलत है, बाय द पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम. बिकॉज दे वर स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, दे हैड नॉलेज अबाउट इस्लाम. बट मोहम्मद बिन तुगलक पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रिविलेजेस. लेकिन इन उलेमास पर, इन स्कॉलर्स पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए इनके प्रिविलेजेस पर. प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, इनके स्पेशल राइट्स पर. एंड क्वेश्चन देयर सर्टन बिलीफ विच एंगर्ड देम. और इन्होंने उनके कुछ बिलीफ यानी कि कुछ विश्वास पर, कुछ बातों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया. उसने क्वेश्चन पूछ लिया, भाई ऐसे कैसे होता है, आप इस्लाम में ये बताते हो, ये क्यों होता है, क्या नहीं होता है.
तो विच एंगर्ड देम, जिससे उनको उलेमास को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने एक सुधार क्या किया, जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज, उनके प्रिविलेजेस पर क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। देन फर्स्ट रिफॉर्म क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ही पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज के स्कॉलर्स पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। सेकंड रिफॉर्म जो इन्होंने किया वो किया था टैक्स इंक्रीज इन दोआब, दोआब में इन्होंने टैक्स इंक्रीज किया। दोआब क्या है, दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की जगह। तो दोआब जो था, गंगा का जो दोआब वाला जो रीजन था जहाँ पर गंगा यमुना दो रिवर बहती है, उसके बीच वाले जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टाइल थी। दो यानी कि टू, आब यानी कि रिवर्स, दो आब यानी कि दो नदियों के बीच का रहने वाली जगह जो कि बहुत ही फर्टाइल थी। और ये जो रीजन आता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन में आता है। तो दोआब में टैक्स को इंक्रीज किया। इन्होंने क्या किया, सेकंड रिफॉर्म, टैक्स इंक्रीज इन दोआब, दोआब में टैक्स को इंक्रीज किया। लेट्स वी रीड अबाउट दिस, पेज नंबर 41, द गंगा यमुना दोआब। मैंने आपको ये कहा ना कि गंगा यमुना ये दो रिवर के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, यानी कि दो रिवर के बीच की जगह। तो गंगा यमुना दोआब वेरी फर्टाइल एंड यील्डेड प्रोड्यूस ऑफ गुड क्वालिटी। इट मीन्स गंगा यमुना की जो लैंड है, गंगा यमुना के बीच की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल थी और वहाँ का जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। एंड यील्डेड प्रोड्यूस ऑफ गुड क्वालिटी, और वहाँ का जो प्रोडक्शन होता था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। द सुल्तान रेज द लैंड टैक्स इन दिस रीजन फॉर मोर रेवेन्यू, और उन्होंने इस लैंड में टैक्स को इंक्रीज कर दिया ताकि उसका जो रेवेन्यू है यानी कि उसका जो टैक्स की जो इनकम है वो बढ़ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इट कोइंसिडेंट विथ अ सीवर फेमाइन, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, इसने दोआब लैंड पर लैंड टैक्स को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फर्टाइल एंड प्रोड्यूस्ड गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्शन, और एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर फूड प्रोडक्शन होता था। बट कोइंसिडेंटली क्या हो गया, वहाँ पर फेमाइन आ गया, वहाँ पर सूखा आ गया, फेमाइन अकाल आ गया। As a result, a large number of peasants abandoned their land and went elsewhere, और बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने फेमाइन की वजह से अपनी जगह छोड़ दी and they shifted elsewhere, while some of other revolted, और जो रह रहे थे peasants they revolted to pay tax, और उन्होंने विद्रोह कर दिया that we are not able to pay tax because of famine, कि हम लोगों पर अकाल आ गया है तो हम फेमाइन, तो हम टैक्स कैसे पे करें। द ऑर्डर ऑफ रेस टैक्स वॉज फाइनली रिट्रैक्टेड, और जो ऑर्डर दिया था टैक्स रेस का उसको फाइनली उसको खत्म करना पड़ा। थर्ड जो उसने रिफॉर्म किया था वो किया था देवगिरी एज द कैपिटल। देवगिरी को उसने क्या बना दिया, अपनी कैपिटल बना दिया गया था। क्या बना दिया देवगिरी को, कैपिटल। तो देवगिरी एज कैपिटल, तो देवगिरी को अपनी कैपिटल उसने क्या बना दिया, देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाया था। दिल्ली से इसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी, देवगिरी शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। इट वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, और ये हम कह सकते हैं ये इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी इसकी। तो मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, तो इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट किया। ही ऑर्डर टू शिफ्ट रॉयल कोर्ट एज वेल एज द पीपल ऑफ दिल्ली। अब इसने, इसीलिए तो कहते हैं तुगलक की फरमान, इसका डिसीजन ये बिल्कुल सही नहीं था। अपने रॉयल ऑफिसेस को वहाँ पर लेके जा सकता था, अपने गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को सिर्फ देवगिरी शिफ्ट कर सकता था, बट ही ऑर्डर टू शिफ्ट कॉमन पीपल ऑल्सो,
लेकिन इसने कॉमन पीपल या आम जनता जो रहती थी उसको भी कहाँ लेके गया, ये दिल्ली से देवगिरी लेकर गया कि भाई कैपिटल वहाँ बनाएंगे। इसमें इसका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में, शिफ्ट करने में, कॉमन लोगों को वहाँ शिफ्ट करवाने में इसका एक्सपेंडिचर काफ़ी हुआ था। द डिसीजन वॉज नॉट ओनली इम्पार्शियल बट हाईली एक्सपेंसिव। मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही इम्पार्शियल यानी कि कोई पक्षपूर्ण ये डिसीजन नहीं रहा, इसके फेवर में नहीं था। इट वॉज अनफेवरेबल डिसीजन एज वेल एज इट वॉज हाईली एक्सपेंसिव। हाईली एक्सपेंसिव कैसे था भाई, लोगों को अपना सामान वगैरह लेकर के वहाँ जा कर के शिफ्ट होना था, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना था उन लोगों को, बैलगाड़ी या फिर हॉर्सेस वगैरह जो प्रोवाइड करवाने थे, इससे इसका बहुत सारा खर्चा हुआ। इट ऑल्सो लेफ्ट द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर ओपन अटैक फ्रॉम मंगोल्स। सेकेंड थिंग, दिल्ली जो है वो नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर है हमारे इसके पास में, देवगिरी बहुत दूर था, तो जो बॉर्डर है यहाँ पर सुल्तान की एब्सेंस रही, सुल्तान रहा ही नहीं दिल्ली में, तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर मंगोल्स के अटैक के लिए खुल गई थी। अनदर सेटबैक फॉर मोहम्मद बिन तुगलक व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टोकन करेंसी। और जो फोर्थ वाली सेटबैक थी यानी कि फोर्थ वाली जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो थी टोकन करेंसी के लिए सर्कुलेट करना। तो उसने सर्कुलेट की टोकन करेंसी, कौन सी करेंसी, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी। इसने टोकन करेंसी चलाई थी। टोकन करेंसी भी इसके लिए, ये डिसीजन भी इसके लिए फेवरेबल नहीं रहा। ये जो रिफॉर्म करना चाहा, ये जो डिसीजन इसने लिया, ये भी इसके लिए नुकसान ही लेकर आया था। अनदर सेटबैक फॉर मोहम्मद बिन तुगलक वॉज व्हेन ही इंट्रोड्यूस न्यू टोकन करेंसी। और जो एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट की, जो एक और सेटबैक था इसके लिए, एक और जो मुसीबत आई थी वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इट इज सो हैपेंड दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द किंगडम। एक्चुअल में उसका टोकन करेंसी सर्कुलेट करने का ये रीज़न ये था कि उसके राज्य में सिल्वर, चांदी की जो है कमी आ गई थी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द सुल्तान डिसाइडेड टू इशू ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स एज टोकन करेंसी इन 1329। तो सुल्तान ने डिसाइड लिया कि हम करेंसी ब्रॉन्ज और कॉपर की सिक्के बनाएंगे, यानी कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के बनाने का उसने डिसीजन लिया 1329 में। दीज कॉइन्स वर मिंटेड एंड वर इक्वल इन वैल्यू टू सिल्वर कॉइन्स। और इनकी जो वैल्यू थी वो सिल्वर कॉइन के बराबर थी, और इनको क्या कहा गया, टंका। क्या कहा गया, टंकास। तो ये टोकन करेंसी जो कि ब्रॉन्ज और किससे बनी थी, कॉपर करेंसी, इट वॉज मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज एंड कॉपर। टोकन करेंसी किससे बनी थी, ब्रॉन्ज एंड कॉपर से। इसको क्या कहा गया था, टंका। इनको टंकास कहा गया, ठीक है। लेकिन इसका डिज़ाइन इतना इजी था कि इट वॉज कॉपीड बाय कॉमन पीपल। इसको कॉमन पीपल ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और जिस तरीके से हम कहते हैं नकली नोट, वैसे ही डुप्लीकेट करेंसी भी लोगों ने सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसमें जो मेटल लग रहा था, जिस मेटल से ये बन रही थी ब्रॉन्ज एंड कॉपर, ब्रॉन्ज और कॉपर जो मेटल था वो इजीली अवेलेबल हो जाता था लोगों को, ब्रॉन्ज एंड कॉपर आसानी से मिल जाता था, और लोगों ने जो डिज़ाइन था वो भी बहुत ही इजी था। तो इस तरीके से उन्होंने इस रॉयल कॉइन को क्या करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया, और नकली करेंसी स्टार्ट हो गई। सिंस द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज ईजी फॉर एन ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन टू कॉपी एंड दे स्टार्टेड इलीगल मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स। जो बात मैंने अभी आपको कही है कि क्योंकि कॉइन्स का जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ईजी था, और इसमें जो एंड द मेटल विच वर यूज्ड फॉर मिंटिंग द कॉइन्स वर इजीली अवेलेबल, वो इजीली अवेलेबल हो जाती थी। जो क्राफ्ट्समैन थे यानी कि जो कारीगर थे, तो उनके लिए इजी था टू कॉपी एंड टू मिंट द कॉइन, कॉइन को कॉपी करना और कॉइन्स को इलीगली मिंट करना। सोन इन इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिफरेंटाइज बिटवीन द रॉयल एंड फेक कॉइन्स। तो इस तरीके से जो फेक कॉइन्स थे यानी कि जो नकली कॉइन्स थे और जो रॉयल कॉइन्स थे, तो इस तरीके से उनमें डिफरेंटाइज करना क्या होने लगा, मुश्किल होने लगी। तो रॉयल कॉइन्स की वैल्यू क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, घटने लगी।
मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू ड्यू टू विच ओवरसीज ट्रेड सफर्ड एज फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स। और फॉरेन मर्चेंट्स जो ट्रेड करने यहाँ पर आते थे उन्होंने इन रॉयल कॉइन को लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इस तरीके के फेक कॉइन्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि उनकी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ ओनली आफ्टर 3 years दैट सुल्तान रियलाइज हिज मिस्टेक। और फिर 3 साल बाद सुल्तान को अपनी मिस्टेक्स का पता चला, तब तक तो सारा काम हो चुका था, ट्रेड वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड ही विड्रॉयड द कॉइन एंड प्रॉमिस टू एक्सचेंज द ब्रॉन्ज कॉइन विद द सिल्वर कॉइन फॉर द पीपल। और उन्होंने फिर लोगों का कहा कि जिनके पास में ब्रॉन्ज कॉइन्स पहले से जिन्होंने ले लिए हैं, अब इनको उनके बदले में सिल्वर कॉइन दिया जाएगा, क्योंकि उस ब्रॉन्ज कॉइन की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जो ट्रेजरी थी वो खाली हो गई और एक बैंकरप्ट ट्रेजरी वो छोड़ गया था अपने सक्सेसर्स के लिए। तो किस तरीके के रिफॉर्म्स किए थे जो कि फेवरेबल नहीं थे? पहला तो पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द उलेमास प्रिविलेज, स्कॉलर्स के प्रिविलेज पर इसने रेस्ट्रिक्शन लगाया। सेकंड जो था वो ये था कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। थर्ड, टोकन करेंसी का सर्कुलेशन। फोर्थ, इंक्रीज टैक्सेस इन दोआब। दोआब में टैक्स इंक्रीज किया, बट उसी टाइम पर फेमाइन हो गया, सूखा अकाल पड़ गया वहाँ पर। सो जो पीजेंट्स थे वर नॉट कैपेबल टू पे टैक्सेस। और जो फिफ्थ थी वो ये थी सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी का सर्कुलेशन। दीज रिफॉर्म्स, ये जो सारे रिफॉर्म्स थे, ये प्रूव्ड क्या हुए? दीज ऑल रिफॉर्म्स प्रूव्ड एज अनफेवरेबल फॉर हिज। उसके लिए सारे अनफेवरेबल हुए, किसी ने भी उसको फ़ायदा नहीं दिया। दैट्स वाई, इसीलिए हम कहते हैं, और इसको हिस्ट्री के अंदर मैड रूलर भी कहा गया है कि ये जो थोड़ा था इसके डिसीजन फेवरेबल नहीं हो तो इसको पागल भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना, और उसके बाद में, इसकी डेथ के बाद में, जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो चुकी थी 1351 में, उसके बाद में जो रूलर बना तुगलक डायनेस्टी का वो बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके कुछ रिफॉर्म्स। फिरोज शाह तुगलक ने तो कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए थे। फिरोज शाह तुगलक इनहेरिटेड एन एम्पायर इन टर्मोइल विथ अ बैंकरप्ट रॉयल ट्रेजरी। तो देखो, इनहेरिटेड यानी कि वो इनहेरिट किया या वो सिंहासन पर बैठा एक ऐसे एम्पायर के, एन एम्पायर यानी कि ऐसे एम्पायर पर वो इनहेरिटेड हुआ, उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि टर्मोइल था। टर्मोइल का मतलब होता है बेटा उथल पुथल। टर्मोइल यानी कि एक मजबूत एम्पायर उसके हाथ में नहीं आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी तरीके से जो एम्पायर है उसको खराब कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन उसके अनफेवरेबल प्रूफ हुए थे। तो दैट टाइम व्हेन ही असेंडेड ऑन द थ्रोन द सिचुएशन ऑफ हिज किंगडम वाज टर्मोइल। तो जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वो उथल पुथल थी। विथ अ बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया, एम्प्टी रॉयल ट्रेजरी यानी कि जो शाही खजाना था वो एम्प्टी था। सिचुएशन टर्मोइल थी क्योंकि बहुत सारे रिवॉल्ट्स उसको फेस करने पड़े थे और ट्रेजरी खजाना भी खाली था। हॉस्टाइल उलेमास एंड अनहैप्पी नोबल्स, और जो नोबल्स थे वो भी क्या थे? हॉस्टाइल यानी कि एनिमी थे, उलेमास दुश्मन बने बैठे थे और नोबल्स भी नाखुश थे। तो सिचुएशन कहते थे व्हेन फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन, टर्मोइल और बैंकरप्ट रॉयल ट्रेजरी, और हॉस्टाइल यानी कि एनिमी दुश्मन। उलेमास क्या थे? दुश्मन बने हुए थे, इनके शत्रु बने हुए थे, इनके फेवर में नहीं थे रूलर्स के। बिकॉज क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पुट रेस्ट्रिक्शन, उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे जो कि उलेमास के प्रिविलेजेस पर। प्रिविलेजेस का मीन्स क्या होता है बेटा? विशेष अधिकार, जो कि कुछ स्पेशल राइट मिले होते हैं। फिरोज शाह तुगलक अनलाइक मोहम्मद बिन तुगलक गिव इंपॉर्टेंस टू द नोबल्स एंड द उलेमास। ही गेव बिगर इक्तास टू द नोबल्स एंड मेड द सिस्टम द हेरिडेटरी। इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक अनलाइक यानी कि उसकी तरह इसने ऐसा नहीं किया कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसने नोबल्स को और उलेमास को इंपॉर्टेंस दी। इसने इक्तास टू द नोबल्स, इसने ज़्यादा रिस्पेक्ट करी
और उसको हेरिडिटरी बना दिया, नोबल्स की पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया। अब ये भी इसने एक प्रॉब्लम कर दी कि जो नोबल की जो पोस्ट थी उसको हेरिडिटरी बना दिया विदाउट चेकिंग देयर क्वालिटी, उनके बिना क्वालिटी चेक किए हुए। इसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि फिरोज शाह तुगलक गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स एज ए हेरिडिटरी, यानी कि नोबल, यानी कि जो गवर्नमेंट की जॉब होती थी, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, उनकी पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि अगर कोई सेनापति है तो उसका बेटा भी चीफ कमांडर होगा, विदाउट चेकिंग क्वालिटी और विदाउट एनी एग्जामिनेशन। उनकी क्वालिटी बिना चेक किए हुए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट और मिलिट्री पोस्ट को क्या बना दिया, हेरिडिटरी बना दिया। डिसकंटिन्यू द सिस्टम ऑफ चेकिंग फॉर वंस क्वालिफिकेशन, और इन्होंने क्या किया, जो क्वालिफिकेशन चेक करने का जो सिस्टम था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो नोबल्स की पोस्ट को इन्होंने हेरिडिटरी कर दिया था। ही फॉलोड द इस्लामिक लॉज टू प्लीज द उलेमास, और इन्होंने देखो नोबल्स और उलेमा से दुश्मनी किसने ले ली थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ले चुका था, लेकिन अब फिरोज शाह तुगलक उनको हैप्पी करने वाला था क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत वर्स थी। तो नोबल्स को हैप्पी करने के लिए उनकी पोस्ट हेरिडिटी कर दी, उलेमास को हैप्पी करने के लिए इनको इस्लामिक ही फॉलोड, और उन्होंने इस्लामिक लॉज को फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी कि जो लॉज या कानून, जो इस्लामिक कानून थे उसको फॉलो करना शुरू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने, टू प्लीज़ द उलेमास, उलेमास को खुश करने के लिए। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था, उनको अनहैप्पी कर दिया था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, और ये पहला रूलर था जिन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया था नॉन मुस्लिम से। अब ये जजिया टैक्स क्या होता है, जजिया टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन रिलीजियस ट्रैवल, कि जब धार्मिक यात्रा करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, इट वॉज कॉल्ड जजिया, और इसको जजिया कहा जाता है नॉन मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम्स को छोड़ करके जो अदर रिलीजन के लोग जो अपनी तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, एंड दिस वॉज कॉल्ड जजिया टैक्स। एंड फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट रूलर हु इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम, और फिरोज शाह क्या थे, फिरोज शाह पहले रूलर थे जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मण्स वगैरह पर जो कि रिलीजियस ट्रैवल करते थे। रिफॉर्म्स, अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म्स के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।